हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वोल्केनोज। तो मित्रों, हम लोग ज्वालामुखियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिस पर ज्वालामुखी क्या है, उनकी मुख्य विशेषताएं, ज्वालामुखी की कोई एक प्रारूपिक संरचना यानी टिपिकल स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है। तो उसमें क्रेटर को पढ़ा, अगर चौड़ा क्रेटर है, विस्तृत है तो काल्डेरा कहते हैं, बेंट, पाइप, इन सबको पढ़ा। फिर ज्वालामुखी अपने उद्गारों के लिए जाने जाते हैं, यानी ज्वालामुखी भूगर्भ के पदार्थ को सतह पर लेकर आते हैं। और इस पदार्थ को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को पायरोक्लास्टिक मैटर कहते हैं, द्रव यानी लिक्विड को हम लोग लावा या मैग्मा कहते हैं, और गैसेस। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ज्वालामुखी उद्गार से जो बनने वाली संरचनाएं हैं, जिन्हें वोल्केनिक फीचर्स कहा जाता है, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संरचनाएं। अथवा आकृतियां, फीचर्स मेड बाय volcanic activity कुछ लोग इन्हें वॉल्केनिक फीचर्स भी कहते हैं, बड़ा छोटा सा नाम। ज्वालामुखी आकृतियां। अब ज्वालामुखी आकृतियों को, वोल्केनिक फीचर्स को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो पृथ्वी सतह पर बनी, एक वो जो सतह के नीचे बनी। जो पृथ्वी सतह पर बनती हैं, जिनका जन्म बाहर हुआ है, बहिर्जात, ज्वालामुखी आकृतियां जो अंदर बनी हैं, अंतर्जात आकृतियां। यानी सिंपल है, ये अपने आप स्लाइड नहीं होता कोने से, कीबोर्ड से। अच्छा, स्क्रॉल डाउन एंड अप है। चलिए, तो बहिर्जात को हम लोग एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, ये सही नाम होगा, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। और इसको बोलेंगे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। इनसे हमारे प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के भी बनते हैं। अब अगर इनको हम डायग्राम से समझना चाहें तो बहुत आसान हो जाएगा। मान लो ये किसी जगह पर हम अर्थ सरफेस पर हैं, ये क्रस्ट है और कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इस वोल्केनिक इरप्शन से मैटर, पदार्थ, ये सब बाहर आके ये बन गए। मान लो ये कोन बन गया, या और कोई गहरी दरार पड़ी थी
ऐसे सरफेस पर लावा का टेबल के फॉर्म में जमा हो गया, तो लावा के प्लेटेक्स बन गए। तो ये सतह के ऊपर बन रहे हैं, तो सतह के ऊपर बनने की बदौलत इन्हें हम एक्सट्रूसिव यानी बहिर्जात आकृतियां कहेंगे। ये बहिर्जात यानी एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। अब अगर मान लें ये मैग्मा चला यहां से चैम्बर से, और यही चैम्बर का मैग्मा यहीं पर ठोस हो गया, या कुछ और उठ के ये एक कॉलीफ्लावर की तरह या मशरूम की तरह यहाँ जमा हो गया और क्रस्ट के अंदर ही ये ठोस हो गया, या यहाँ से चला और ऐसे हॉरिजेंटल स्लैब्स के रूप में ठोस हो गया। कहां पर? इनसाइड द रॉक लेयर्स ऑफ द क्रस्ट। तो अगर क्रस्ट की चट्टानी परतों के अंदर ये ठोस हो जाता है, अब हम इन्हें अंतर्जात कहेंगे। कौन सी आकृतियां हैं ये? अंतर्जात आकृतियां कहेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहेंगे। इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ये नाम हुए। यानी कि अगर सतह के नीचे हैं तो इंट्रूसिव हैं, सतह के ऊपर हैं तो एक्सट्रूसिव हैं। तो दो तरह की ये आकृतियां हैं। यानी अगर ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं तो ज्वालामुखीय पदार्थ वॉल्केनिक मैटर सतह पर भी आ सकता है और सतह के नीचे इन चट्टानों में भी जमा हो सकता है। इन रॉक जो लेयर्स हैं क्रस्ट में, इनमें भी ये अंदर जमा रह सकता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार की दो तरह की आकृतियां बनी। दो शब्द सीख लिए, बहिर्जात और अंतर्जात। अब बहिर्जात आकृतियों को डिफाइन कर दें। हेडिंग लिख लें, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। तो जो अभी हम लोगों ने सीखा है वही इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। बहिर्जात ज्वालामुखीय आकृतियां। ये तो जब ये सिस्टम आया तो बहिर्जात को, एक्सट्रूसिव को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जब ज्वालामुखी उद्गार से भूगर्भिक पदार्थ पृथ्वी सतह पर यानी बाहर निकल आता है, सतह पर आ जाता है। सतह पर पहुंचता है तो उससे बनने वाली सतही आकृतियों को, सतह पर बनी आकृतियों को
बहिर्जात आकृतियां कहते हैं। बहिर्जात आकृतियां कहते हैं। जो विविध आकार प्रकार की हो सकती है। When interior matter of the earth comes at the surface formed features known as extrusive features. Extrusive volcanic फीचर्स ये है। तो जो सतह पर प्रकट हुए हैं वो एक्सट्रूसिव यही है, बहिर्जात आकृतियां। अब बहिर्जात आकृतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो टीले के रूप में जमा हो गया पदार्थ निकला तो ज्वालामुखी शंकु हो गया। अगर पठार के रूप में टेबल जैसा जमा हो गया तो फिर लावा प्लेटेक्स बन गए। कहीं पर गड्ढे बन गए तो जिन्हें हम क्रेटर या काल्डेरा इत्यादि कहते हैं। तो लिखें जरा, बहिर्जात आकृतियों के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इनमें? के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? नंबर 1, ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनिक कोन्स, नंबर 2, लावा पठार, लावा प्लेटेक्स, प्लेट्यूस से प्लेटेक्स। ज्वालामुखी के क्रेटर अथवा काल्डेरा अगर सागर सतह पर प्रकट हुआ है तो रिज कटक ज्वालामुखी द्वीप volcanic islands इत्यादि। ये वो संरचनाएं हैं जो कि
बहिर्जात आकृतियों के अंतर्गत आती है। इनमें से जो सबसे पहले की हम बात करना चाह रहे हैं, नंबर 1 पर है ज्वालामुखी शंकु। लिख लें, ज्वालामुखी शंकु। हेडिंग बना लें, वॉल्केनिक कोन्स। तो ज्वालामुखी शंकु जो हैं वह लावा या पायरोक्लास्टिक पदार्थ के भूसतह पर जमा होने से और ठंडे होने से बनते हैं। ज्वालामुखी शंकु भूसतह पर पायरो मतलब गर्म, क्लास्टिक मीन्स ठोस। पायरोक्लास्टिक पदार्थ यानी मैटर तथा पढ़ा चुके हैं आपको पायरोक्लास्टिक मैटर जो गर्मा गर्म ठोस पदार्थ निकलता है। शंकु भूसतह पर पायरोक्लास्टिक पदार्थ तथा लावा के ठंडे एवं ठोस होने से बनता है। वोल्केनिक कोन is formed due to cooling and solidification of pyroclastic, pyro means solid, matter and lava means liquid matter। तो लिक्विड मैटर ठंडा और ठोस, और पायरोक्लास्टिक तो ठोस था ही वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता। अब इसे कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोन हम लोग जानते हैं कि कोन कैसे बने होते हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं। ये कोन है, दिवाली पर आप लोगों ने अनार चलाया होगा हमारी खुशी में। तो ये भी कोन जैसा बना होता है। तो कोन के जो साइड स्लोप्स होते हैं ये बहुत ही स्टीपर होते हैं। तो कोन क्या है? ऊंची आकृतियां हैं विद द कोनिकल पीक एंड स्टीपर स्लोप्स ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो ज्वालामुखी उत्पत्ति की ऊंची आकृतियां जिनके शिखर नुकीले हैं और ढाल तीव्र हैं, उन्हें हम कोन कहते हैं। कोन की अपनी वॉल्केनिक कोन की पहचान क्या होती है कि इनके शिखर पर एक गोल छेद होता है जिसे क्रेटर कहते हैं। ये है, तो एक गोल अगर छिद्र है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेटर कहेंगे। तो ज्वालामुखी शंकु की अपनी विशेषता क्या है कि इनके जो ढाल होते हैं, साइड के पार्श्व के जो ढाल होते हैं, ये जो लेटरल स्लोप्स हैं, ये तीव्र होते हैं। ज्वालामुखी शंकुओं के ढाल तीव्र होते हैं तथा
इनके शिखर पर क्रेटर उपस्थित रहता है, क्रेटर या काल्डेरा, क्रेटर उपस्थित रहता है। ये इनकी पहचान हो गई। तो ज्वालामुखी शंकुओं के ढाल तीव्र होते हैं। द स्लोप ऑफ द वोल्केनिक कोन्स आर स्टीपर। The slopes of volcanic cones are steeper। स्टीप होते हैं, तीव्र ढाल होते हैं। एंड दियर अपेक्स इज, अपेक्स मीन्स शिखर, दियर अपेक्स इज crater, or we can say the crater is located at their top, और इनके सबसे ऊंचे बिंदु पर क्रेटर उपस्थित रहता है। अब ये टीला बना कैसा है, तो अब इसके आधार पर देखना पड़ेगा। तो अगर ज्वालामुखी शंकु केवल पायरोक्लास्टिक मैटर के बने हैं, गर्म ठोस पदार्थ से बने हैं, लावा उसमें नहीं है, तो वो धूल और राख के हमें टीले दिखाई देंगे, जिन्हें हम सिंडर कोन कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंडर कोन कहेंगे। लिख लें जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ज्वालामुखी शंकु, ये बहुत प्री में पूछा जाता है, केवल धूल एवं राख से बने हैं, तो इन्हें सिंडर कोन, सिंडर शंकु कहते हैं। ऐसे ये पृथ्वी सतह है, और इस पृथ्वी सतह पर ये धूल और राख का जमाव है दूर तक। तो फिर इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? सिंडर को। ये किसके बने हैं? दीज आर द डस्ट एंड एस डिपोजिट। डस्ट और एस की डिपोजिट होती है, और इनका नाम होगा सिंडर कोन। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब अगर हम लोग ये कहें कि ऐसे वोल्केनिक कोन जो केवल लावा से बने हैं, तो उन्हें हम लावा कोन कहते हैं। पहले इसको लिख लें इंग्लिश में। दोज वोल्केनिक कोन्स which are made of only
dust and ash particles, they are known as cinder cone. उन्हें हम सिंडर कोन कहेंगे। अब अगर केवल लावा से बने हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, लावा कोन्स। इफ द कोन्स आर, यदि कोन या शंकु केवल लावा से निर्मित हैं, केवल लावा से निर्मित हैं, तो लावा शंकु कहे जाते हैं। कोन्स आर मेड ऑफ solidified lava only. They are called lava cones. अब लावा हम लोगों ने बेसिकली देखे हैं, कौन कौन से लावा होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो अब जिस तरह का लावा है उस तरह के कोन हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड लावा कोन्स, अम्लीय या क्षारीय। लावा कोन्स, लावा शंकु दो प्रकारों में बांटे जाते हैं। लावा कोन्स आर डिवाइडेड into two types. Number one, acidic cones, अम्लीय कोन, अम्लीय शंकु। तो जो अम्लीय लावा यानी फेल्सिक लावा से बने होते हैं। जो अम्लीय लावा हम लोग अभी कल ही पढ़े हैं, फेल्सिक लावा ही अम्लीय होता है। फेल्सिक लावा से बने हैं those cones which are formed by the cooling of acidic oblique फेल्सिक लावा। तो एसिडिक या फेल्सिक लावा से बने हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिडिक कोन्स।
अब अम्लीय या फैल्सिक लावा को हमने कहा था कि इसमें कम से कम 70% सिलिका होती है, पिघली हुई बालू। तो ये बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ही विस्कस होता है, इसीलिए इसके ठंडे और ठोस होने से कठोर, रेजिस्टेंट, यानी कि जल्दी से ना कटने वाली, ना उड़ने वाली, ना टूटने वाली चट्टानें बनती हैं। और ये रेजिस्टेंट कोन यानी कि प्रतिरोधी शंकु भी कहे जाते हैं, और इनके ढाल तीव्र होते हैं। अम्लीय अथवा फैल्सिक कोन तीव्र ढाल वाले प्रतिरोधी यानी बाहरी शक्तियों, हवा, पानी यानी सरफेस वाटर, विंड्स को बर्दाश्त करने की इनमें क्षमता ज्यादा होती है। तीव्र ढाल वाले प्रतिरोधी शंकु होते हैं। ये है स्थिति। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाढ़ा सा मैग्मा भूसतह से ऊपर आया, ये क्रस्ट है, और इससे ऊपर ये मैग्मा आया, और ये ठंडा और ठोस हो गया। और मैग्मा के ठंडे और ठोस होने से ये संरचनाएं बन गई। ये क्रेटर होगा। तो ये गाढ़े मैग्मा से बने प्रतिरोधी कोन है। अम्लीय या फैल्सिक कोन तीव्र ढाल वाले प्रतिरोधी शंकु होते हैं। तो एसिडिक और फैल्सिक कोन्स are of steeper slope and resistant cone. रेजिस्टेंट कोन ये होते हैं इस तरीके से। तो इनके कोन काफी मजबूत होते हैं और लंबे समय तक सतह पर एक्सोजेनस फोर्सेस, बाहरी शक्तियों से अपने आप को बचाए रखते हैं। ये तो हो गए आपके एसिडिक या अम्लीय कोन। अब बात आती है दूसरे कोन कौन से होंगे? क्षारीय, नंबर 2। अभी हम लोगों ने किसको पढ़ा था? ऐसे कोन जो लावा से बने हैं, लावा शंकु कहे जाते हैं। और लावा शंकुओं को 2 प्रकार में कौन सा बताया? एसिडिक कोन ये रहा, और एसिडिक कोन। फिर दूसरा अब हम लोग लिखेंगे फैल्सिक कोन। सॉरी, बेसिक कोन नंबर 2। तो क्षारीय कोन, क्षारीय शंकु। तो क्षारीय शंकु क्षारीय लावा के ठंडे और ठोस होने से बने होंगे। ऐसे शंकु जो
क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में कौन कौन से होते हैं आप लोग कल ही पढ़े हैं, जिनमें बालू की मात्रा यानी अधातुओं की मात्रा कम और धातुओं की मात्रा ज्यादा, तो मैफिक अथवा अल्ट्रा मैफिक। लावा से बने होते हैं। ये तो अब ये मैफिक और अल्ट्रा मैफिक जो लावा होते हैं, इनमें पिघली हुई बालू बहुत कम होती है, इसलिए ये पतले होते हैं और पतला पदार्थ एरिया ज्यादा घेरता है। तो ये अगर सतह पर है तो जब ये प्रकट होंगे ज्यादा फैले हुए रहेंगे। कौन है? ढाल तो तीव्र हैं, लेकिन ये कैसे हैं? फैले हुए हैं। और जबकि वहीं अगर हम लोगों ने देखा था कौन से कोन जो एसिडिक थे वो एरिया कम घेरा था, लेकिन रिलेटिवली ऊंचे ज्यादा थे, ये एसिडिक कोन है। और जबकि इन पर हम लोग आ रहे हैं बेसिक कोन्स पर, तो ये सरफेस एरिया ज्यादा घेरते हैं अपेक्षाकृत ऊंचाई के, क्योंकि इनका जो लावा होता है वो पतला होता है, इसलिए वो ज्यादा प्रसरणशील होता है, ज्यादा फैलता है। इसलिए ये अब बात आती है, इन्हीं को बेसाल्टिक कोन के नाम से भी जाना जाता है, क्षारीय कोन को। तो कुछ लोग इन्हें बेसाल्टिक कोन कहेंगे, बेसाल्टिक शंकु कहेंगे। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो इनको, जिन्हें हम लोगों ने एसिडिक या फेल्सिक कहा है, इनका एक और नाम होता है एंडेसाइट कोन। एंडेसिटिक कोन। एंडेसिटिक कोन या एसिडिक कोन बात एक ही होती है, और या हम कहें कि बेसिक कोन ऑब्लिक बेसाल्टिक कोन, तो बात एक ही होती है। और जो बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं, चूंकि इनमें गाढ़ा पदार्थ यानी कि बालू की मात्रा कम है, तो ये जल्दी से ठंडे तो होते हैं क्योंकि धातुओं की मात्रा ज्यादा है, और इनमें बड़े क्रिस्टल नहीं बन पाते। इसीलिए जो बेसिक या बेसाल्टिक कोन होते हैं वो वीक होते हैं, यानी उतने रेजिस्टेंट नहीं होते। तो हम लोगों ने क्या लिखा है? दोज कोन्स which are formed due to cooling of basic lava, बेसिक लावा कौन कौन से हैं? मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक। अल्ट्रा में और ज्यादा Ma मतलब मैग्नीशियम, F मीन्स आयरन होता है, अल्ट्रा मैफिक। ये तो दोज कोन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ बेसिक लावा नोन एज बेसाल्टिक कोन। इनको हम बेसाल्टिक कोन, मैफिक कोन, अल्ट्रा मैफिक कोन इत्यादि नामों से जानते हैं। मैफिक या अल्ट्रा मैफिक कोन भी कह सकते हैं। क्योंकि इनमें जो क्रिस्टलन है, जो मजबूती है, क्रिस्टल जालक होते हैं, चट्टानों में दुर्बल होते हैं, इसीलिए इन्हें वीक कोन भी कहा जाता है।
बेसाल्टिक कोन अथवा शंकु दुर्बल शंकु कहे जाते हैं, दुर्बल कहे जाते हैं या दुर्बल होते हैं। बेसाल्टिक कोन्स और रॉक्स जो भी हो, बेसाल्टिक कोन हो या रॉक्स हो, चट्टाने ठंडा होने पर ठोस हो गई तो रॉक्स ही हैं, आर वीक। कोन्स और रॉक तो ये बहिर्जात शक्तियों के द्वारा, एक्सोजेनस फोर्सेस के द्वारा आसानी से कट जाते हैं। जैसे हमारे डक्कन सील्ड के कोन्स वगैरह, वो कैसे कोन थे? वो रेजिस्टेंट नहीं थे और वो इतने लंबे समय तक विंड्स और वाटर का जो सामना नहीं कर पाए। तो ये कौन से कोन हो गए? वीक, यानी कि लेस रेजिस्टेंट। और जो एंडेसेटिक हैं, जिनमें फेल्सिक है, वो आपके रेजिस्टेंट कोन कहे गए। तो कोन को अभी हमने बताया, एक वो जो पायरोक्लास्टिक मैटर से बने हैं, कौन से हो गए? सिंडर कोन, जिसमें लावा नहीं है। दूसरे वो जिनमें पायरोक्लास्टिक नहीं है, केवल लावा है, वो लावा कोन हो गए। और लावा कोन को हमने अम्लीय और क्षारीय दो प्रकारों में बांटा। अम्लीय कोन जो थे वो ज्यादा मजबूत और सशक्त चट्टानों वाले हैं। एसिडिक कोन्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रॉक्स, सो दे आर द रेजिस्टेंट कोन, while of the another type, that is the basaltic, they are made of the weak rocks, so they are the weak cone. And अब बात इसकी आती है कि क्या कोन में पायरोक्लास्टिक मैटर, ठोस चट्टानी टुकड़े और लावा दोनों मिश्रित हो सकते हैं? यस, अगर ये दोनों मिश्रित हैं तो फिर इन्हें हम कंपोजिट कोन कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपोजिट कोन कहेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बस इसकी सिर्फ वोकैब ऐसी होती है जो अगर एक बार नहीं पढ़ी है तो लगता है पता नहीं है क्या है, अगर पढ़ लिया जाए तो फिर हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाता है। लिख ले, यदि शंकु या कोन लावा तथा पायरोक्लास्टिक मैटर दोनों से बने होते हैं, तो इन्हें मिश्रित शंकु या कॉम्प्लेक्स कोन कहते हैं। तो इन्हें मिश्रित शंकु तो कॉम्प्लेक्स कोन ऐसे भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स हम लोगों की आम बोलचाल भाषा में भी आ चुका है। तो कॉम्प्लेक्स शंकु भी कहते हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो मिश्रित कोन बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कोन बन जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कोन कैसे होंगे? तो अब हम लोग यहाँ इसको विजुलाइज करें थोड़ा। तो हमने कहा कि ये अगर अर्थ सरफेस है, यहाँ पर वोल्केनो फूटा और ये क्रेटर बना, तो इसके आसपास ये सॉलिड मैटर यहाँ जमा हो गया, ये गिर गया। इसके पीछे से जब मैग्मा आया तो ये मैग्मा की परतें या लेयर इस पर बैठ गई, ऐसे। फिर इसके बाद ये इरप्ट हुआ तो पता लगा कि फिर यही टुकड़े वगैरह इसके ऊपर जमा हो गए। और फिर ये
ऐसे मैग्मा बन गया। फिर ये टुकड़े वगैरह जमा हो रहे, यानी स्ट्रेटा स्तर यानी संस्तर जैसे बनते चले जा रहे। ये इस तरीके से बनते जा रहे हैं। सबसे ऊपर बहुत महीन टुकड़े इसके रखे होंगे, यानी बीच बीच में ये लावा की लेयर्स हैं जो इन टुकड़ों को सीमेंटिंग मटेरियल की तरह सादे रहती हैं। लावा यहाँ ठंडा होकर ठोस भी हो सकता है। इस तरीके से ये एक कंपोजिट कोन बन गई है। जिसमें लावा और पायरोक्लास्टिक मैटर का मिश्रण है, इसलिए इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कोन भी कहते हैं। और ये इनमें स्ट्रेटा है। ये स्ट्रेटा किसका है? ये ठोस पदार्थों का संस्तर है। ठोस पदार्थों का, पायरोक्लास्टिक मैटर का संस्तर है ये। तो ये इधर क्या है? ये लावा के संस्तर हैं। यानी ये संस्तरित कोन भी हैं, यानी स्ट्रेटोवोल्केनो का कोन कहा जाता है इन्हें। इन्हीं को हम कह सकते हैं कोन ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनो, जिसमें लावा और पायरोक्लास्टिक मैटर के जो जमाव होते हैं वो एक संस्तर के बाद एक होते हैं। तो संस्तरित ज्वालामुखी का शंकु या संस्तरित ज्वालामुखी शंकु, ये तो इन्हें हम स्ट्रेटोवोल्केनिक कहते हैं। अब जिसमें पता लगा कि पूरा ही पूरा लावा एक स्तर के रूप में फैल गया है, तो उन्हें अब हम क्या बोलेंगे? वो सील्ड वोल्केनो होते हैं। तो एक तरीके से जब वो पूरी तरह लावा के बने हों कौन, तो इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? सील्ड वोल्केनो। जैसे बेसाल्टिक लावा का क्षेत्र। और यदि हम ये कहें कि उनमें लावा और पायरोक्लास्टिक के संस्तर मिलते हैं तो स्ट्रेटोवोल्केनो। यानी जब डिफरेंस मेंस में लिखने को आ जाता है, कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन जीएस मेंस में आ जाते हैं, स्ट्रेटोवोल्केनो एंड सील्ड वोल्केनो। तो जो जितने सील्ड वोल्केनो होते हैं तो उन सभी के जो कोन होते हैं वो कंपोजिट कोन होते हैं, क्योंकि वो ठोस पदार्थ और लावा दोनों का मिश्रण होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोन के जो बहुचर्चित हैं टाइप्स, यानी जीएस के लिए जितना जरूरी है उतनी बात कर ली यहाँ पर। किसकी? कोन की। अब जो कोन के ऊपर जो ओपनिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर। और अगर बड़ी ओपनिंग हो तो फिर उसे क्या बोलते हैं? काल्डेरा, जिसे अभी हम लोगों ने कल के लेक्चर में
पढ़ा था। तो जहां हम लोग लिस्ट पर पढ़ रहे थे कि कौन कौन से एक्सट्रूसिव फीचर्स होते हैं, तो एक्सट्रूसिव फीचर्स में ज्वालामुखी, शंकु, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब वहीं हमने स्ट्रेटोवोल्केनो की बात करी यहां तक। अब बात आती है लावा पठार की। तो जब किसी ज्वालामुखी का जो हॉट स्पॉट है वो बहुत गहराई पर होता है और ज्वालामुखी एक पतली दरार के रूप में खुलता है, तो इसे हम बोलते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, या लावा का उसका जो फैलाव है एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर हो जाता है, तो उसे हम लावा प्लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा के पठार। नाउ कम टू लावा प्लेटेक्स। तो अगर हम लावा पठार पर चलें, नेक्स्ट हेडिंग, ये तो हम लोगों ने शंकुओं को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं लावा पठार। ये तो जब धरती पर बड़ी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि क्रिटेशियस युग में हमारे भारत के दक्षिणी भाग में बड़ी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई और जिससे विशाल मात्रा में लावा का उद्गार हुआ, और ये लावा पतला था, तो ये कुछ स्थानों पर ऊंचे टीलों के रूप में जमा नहीं हुआ, बल्कि यह बहता हुआ चादरों के रूप में, सीट के रूप में पहले से उपस्थित चट्टानों को ढककर फैल गया, और उससे कई सपाट सतह वाली ऊंची आकृतियां बनी, जिन्हें हम लावा प्लेटेक्स कहते हैं, जिन्हें हम लावा के पठार कहते हैं। तो अगर हमने ये कहा कि ये सतह है और इसकी ये पहले से उपस्थित चट्टानें हैं, और भूगर्भ से मैग्मा निकलता है, ये यहां से ये एक पतली वेंटिया पाइप है, दरार है, फिसर, और इस दरार से अब ये बाहर पतला मैग्मा निकलकर फैल रहा है। तो इसको और सिंपल करने के लिए थोड़ा हम एरिया इसका ब्लॉक दिखा दें। ये है, और इस पर ये इस तरीके से ये एक दरार जैसी मान लो है। अब इससे निकला ये जो मैग्मा है, ये फैल गया है और इसी जगह पर ठंडा और ठोस हो गया है। इसको हम लावा प्लेटेक्स बोलेंगे, या लावा प्लेट्यू बोल देंगे, लावा के पठार। ये अब अगर इन लावा पठारों को हम लोग गौर से देखें, ये इस तरीके से ये उपस्थित हैं। कुछ जूम करके यानी उस जगह घूमने जाएं जहां पर ये अभी बिल्कुल फ्लैट सा हमें दिख रहा है, वहां कुछ नजारा इस तरीके का आएगा, क्योंकि ये पठार बन तो गया है, लेकिन कैसे होते हैं ये बेसाल्टिक पठार, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते। तो वहां स्थिति ये हो सकती है यानी कि कहीं कहीं पर ये
जो लावा का जमाव है ऐसी टेबल लैंड के रूप में है जो बड़ी हैं और यहाँ ये जो टेबल लैंड है वो ये छोटी है। तो लावा प्लेट एक्स पर अपरदन शक्तियों के कारण अगर ये बड़े आकार की हैं तो ये मेसा कहे जाते हैं और अगर ये छोटे हैं तो ये बूटे कहे जाते हैं। BUTTE बूटे कहे जाते हैं। तो मेसा और बूटे। तो हमें अगर अपने दक्कन पठार पर मेसा और बूटे बताए जाते उपस्थित हैं तो ये किसकी संरचनाएं हैं? ये लावा प्लेटेक्स की ही संरचनाएं हैं और ये पहले से क्रस्ट की उपस्थित भाग है। ये क्रस्ट की रॉक्स हैं पहले से, जिसके ऊपर विशाल मात्रा में ये बेसाल्टिक लावा फैल गया था। ये जो अब बीच बीच में नदी धाराओं इत्यादि ने यहाँ पर इस सब जगह पर इनको काट दिया है। ये कट गए तो यहाँ नदी की धाराएं हो सकती हैं, ऐसे यहाँ बह रही होंगी ये नदियां। सरफेस पर अब स्थिति क्लियर होगी। तो मेसा, बूटे, लावा प्लेटेक्स, तो मेसा और बूटे तो लावा पठारों पर बनी आकृतियां हैं। तो यदि बड़े आकार के लावा जमाव हैं तो वो मेसा हैं और छोटे आकार के हैं तो बूटे हैं। तो कई चीजें आपस में लिंक होती हैं जिन्हें हम लोग और चैप्टर्स में वहां भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा हमने रिलेट किया है। ये लावा प्लेटेक्स, तो लावा पठार क्या होते हैं? तो लावा पठार पतले मैग्मा के सतह पर बड़ी मात्रा में प्रकट होने से बनते हैं। लिख लें, जब पतला मैग्मा भूसतह पर बड़ी मात्रा में उद्गारित होता है तो पहले से उपस्थित चट्टानें लावा के द्वारा ढक जाती है। तो इन्हें अब इन्होंने ढक दिया है, आवरण बना दिया है। इन्हें सील्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इन्हें लावा सील्ड कहा जाता है। तो देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका अधिकांश क्षेत्रफल एक लावा सील्ड है। When thin lava appears at the surface in a big amount,
or in large quantity, then pre-existing rocks, पहले से विद्यमान चट्टानें, pre-existing rock get covered by the lava. It is known as lava silt. It is known as lava silt. ये फॉर एग्जाम्पल जो उदाहरण अगर दें तो उदाहरण क्या होगा, Deccan silt in इंडिया। भारत का दक्कन सील्ड, कुछ लोग इसे पठार भी कहते हैं, दक्कन सील्ड अथवा पठार, ये बने जिस पर हमें बहिर्जात आकृतियों के द्वारा इसके कटने फटने से, जो कि पतला लावा होता है, रेजिस्टेंट नहीं होता है, तो इसी लावा के टूटने फूटने से, और जब लावा की चट्टान, लावा ठोस हो जाता है तो चट्टानें बनती हैं, और चट्टानों के टूटने फूटने से चट्टानी चूर्ण बनता है, और चट्टानी चूर्ण को हम रेगोलिथ कहते हैं, और यही रेगोलिथ धीरे धीरे एक उपजाऊ मृदा में बदला है, जिसे हम दक्कन की रेगुर सॉइल कहते हैं। और जो इसके इलाके थोड़े ऊंचे और पठार जैसे हैं, टेबल जैसे हैं, तो उन्हें हम मेसा और बूटे कहते हैं। तो कई चीजें यहाँ पर लिंक हुई। यानी रेगुर सॉइल क्या है? रेगुर सॉइल वो है जिसे आप लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो भारत की ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल जो रेगोलिथ से बनी है, और रेगोलिथ मीन्स सैल चूर्ण, चट्टानी चूर्ण, जो कि बेसाल्टिक लावा के चट्टानों के टूटने से बनी है। और बेसाल्टिक लावा की जो चट्टानें होती हैं वो उतनी रेजिस्टेंट नहीं होती, उतनी कठोर नहीं होती जितनी की फेल्सिक की। इसीलिए ये सहजता से चट्टानी चूर्ण यानी रेगोलिथ में बदल जाते हैं, और चट्टानी चूर्ण धीरे धीरे मॉइस्चर और ह्यूमस को एब्जॉर्ब करता हुआ रेगुर सॉइल यानी ब्लैक कॉटन सॉइल में बदल गया है। तो इट इज वेरी सिंपल स्टोरी ऑफ द development of the Regur soil. If we can recall the ancient event of the volcanic eruption over the Indian peninsula, तो भारतीय प्रायद्वीप पर अति प्राचीन ज्वालामुखी क्रिया को अगर हम याद करें तो क्रेटेशियस युग में बड़ी मात्रा में पतला लावा प्रायद्वीप भारत पर फैला, और फैलने से प्रायद्वीप भारत का अधिकांश भाग लावा के नीचे ढक गया, जिसे हम लोग ढक्कन या डक्कन कह सकते हैं। वैसे वो दक्कन का शब्द है, लेकिन अपने याद करने के लिए समझ सकते हैं, जस्ट लाइक अ लावा ढक्कन ओवर द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। पहले से उपस्थित चट्टानों के ऊपर ये एक ढक्कन सा लग गया है, तो उससे याद रहेगा। और ये जिस लावा का बना था, तो उस लावा में बालू की मात्रा यानी सिलिका की मात्रा कम है, इसीलिए ये ज्यादा गाढ़ा नहीं था, और ये जल्दी से क्रिस्टल यानी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। तो नॉन क्रिस्टलाइन होने के कारण ये आसानी से बहिर्जात शक्तियों, हवा, धूप, पानी के प्रभाव से टूट फूट गया। टूटने फूटने से चट्टानी चूर्ण बने, और चट्टानी चूर्ण के जमाव होने से, होराइजन टू होराइजन डिपॉजिट होने से यहाँ ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। और उसी ब्लैक सॉइल को, चूंकि ये रेगोलिथ से बना है, इट इज नोन एज द रेगुर सॉइल, जिसे आप लोग रेगुर मिट्टी या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वोल्केनो उन प्राथमिक क्रियाओं में से है जिससे हमारे भूपटल की रचना होती है। तो वोल्केनिक इरप्शन, इग्नियस रॉक्स, तो वोल्केनिक इरप्शंस आर द वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज taking place at the earth surface,
and the igneous rocks means the rocks which are formed due to the cooling of lava, यानी ऐसी चट्टानें जो लावा के ठंडे होने से बनी, इसीलिए इग्नियस रॉक्स को, आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये लाइन हम आपको चट्टान वाले चैप्टर पर लिखाएंगे। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि एक चीज एक चैप्टर की कब कहां किस चैप्टर में काम आएगी ये पता नहीं है, इसीलिए साथ साथ में रिवाइज भी करते चलिए। और अंत में जब ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स वेल डिफाइंड सिस्टम होगा। देखने में, दूर से देखने में जटिल होगा, लेकिन सुपरिभाषित, एकदम वेल चैनलाइज्ड। एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर डायरेक्ट जुड़ा या इनडायरेक्ट जुड़ा, कैसे जुड़ा है। इसीलिए भूगोल जब सिलेबस आगे बढ़ता है तो जैसे जैसे हम कंप्लीटनेस की ओर बढ़ेंगे ये और छोटा होता जाएगा, और जब इसको जरूरत पड़ने पर एक एक चैप्टर इसका ओपन कर देंगे तो ये बड़ा दिखाई देता है। और जब किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमें ये महारत आ जाए कि जरूरत पड़ने पर उसे हम बड़ा कर लें, छोटा कर लें, यही मास्टरी है। और जिस सब्जेक्ट पर आपकी मास्टरी है उसी में अपने आप ऑप्शनल के आप टॉपर हो सकते हैं। ऑप्शनल में जब तक कि आप टॉपर लेवल पे नहीं जाएंगे तब बात भी नहीं बनेगी, क्योंकि जीएस तो अब बहुत वाइड हो गया है। पीसीएस में भी जीएस के 4 पर्चे हो गए। तो इस तरीके से हमने डक्कन सील्ड समझाया। डक्कन सील्ड क्या है? एक लावा प्लेट्यू है और जिसके ऊपर हमें छोटी छोटी पठारी संरचनाएं भी दिख सकती हैं। तो अगर हमें छोटी पठारी संरचना दिखी बड़े आकार की, मध्यम आकार की, तो वो है मेसा, और छोटे आकार की दिखी तो वो है क्या? बूटे। तो अगर पूछ भी लिया जाए मेसा और बूटे भारत में कहाँ होते हैं तो आप बताएंगे दक्कन पठार। और दक्कन पठार की काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेगोलिथ से बनी है। रेगोलिथ क्या होता है साहब? चट्टानी चूर्ण होता है। चलिए, इतना हम लोगों ने इसे पढ़ा। तो किसको पढ़ा? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लावा के पठार। तो लावा के पठार में हमें एग्जाम्पल के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। बड़ा सुटेबल एग्जाम्पल हमारा दक्कन का पठार हो गया। अब हम दक्कन इस लावा पठार के बाद आगे बढ़ते हैं तो बहरजात आकृतियों में हम लोगों ने किसको पढ़ा था? तो यहां देख लें, लिस्ट है आपके पास, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो वी हैव डिस्कस द लावा प्लेट्यू से बनते हैं, क्रेटर एंड काल्डेरा, ये भी आपका डिस्कस किया हुआ है, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस कल ही किया है। तो आज ज्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। तो क्रेटर क्या है? narrow openings of the volcano crater। किसी ज्वालामुखी का संकीर्ण बहिर्द्वार क्रेटर कहलाता है। नैरो openings of a volcano is crater। ये क्रेटर कहलाता है। नैरो ओपनिंग्स ऑफ द वोल्केनो इज क्रेटर। अब व्हाट इज काल्डेरा? ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में हम नहीं बताएंगे।
किसी ज्वालामुखी का संकीर्ण बहिर्द्वार क्रेटर है तो किसी ज्वालामुखी का विस्तृत बहिर्द्वार काल्डेरा है। एक शब्द बदलना है, डेफिनेशन बन गई। किसी ज्वालामुखी का विस्तृत बहिर्द्वार काल्डेरा है। The wide opening of a volcano, wide or extensive, काल्डेरा को डिफाइन किया, वाइड चौड़ी विस्तृत, एक्सटेंसिव ओपनिंग of a volcano is caldera. काल्डेरा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्रेटर और काल्डेरा हो गया। कटक, रिज। तो रिज क्या होता है, कटक क्या है? ये सागर तली पर प्लेट सीमांतों के दूर हटने से बाहर निकले मैग्मा के ठंडे और ठोस होने से बनती है। तो रिज वह संरचना है जो सागर तली पर दो प्लेट सीमांतों के दूर हटने से निकले मैग्मा के कई चीजें एक साथ लिख रहे हैं, ठंडे और ठोस होने से बनती हैं। तो रिज, व्हाट इज रिज? Riz, the feature at sea/oceanic bottom formed due to upwelled magma between two diverging moving apart plate margins। तो डाइवर्जिंग प्लेट मार्जिन्स के बीच
जब गैप बढ़ता है तब ये बनते हैं। मान लो ये कोई प्लेट किनारा है, इधर से आया था ये प्लेट किनारा और ये प्लेट किनारा यहाँ था। ये दोनों जब दूर हट गए, ऐसे मान लेते हैं ये प्लेट किनारे हैं, ये यहाँ से जब दूर हटे तो ये नीचे स्थित ये मैग्मा है, ये क्रस्ट है, CRUST, ये क्रस्ट है। और इधर देखा जाए तो ये एक प्लेट सीमांत है और ये प्लेट सीमांत पतले होते हैं, तो ये एक गड्ढा सा बना है और इस गड्ढे पे ये भरा हुआ पानी है, जिसे हम सागर या महासागर आकार के अनुसार कह सकते हैं। ये सी है। अब हुआ ये कि जब ये प्लेट सीमांत चल पड़े तो चलने से ये प्लेट सीमांत यहां पहुंच गया और ये प्लेट सीमांत यहां पहुंच गया, तो बीच में ये जो मैग्मा था इसको मौका मिला, ये ऊपर आ गया। ये यहां अब ठंडा और ठोस होने लगा। तो ये जो मैग्मा ठंडा और ठोस हो रहा है, यही तो रिज है, कटक है। ये अब आप देखेंगे कि जो सागरीय क्षेत्र यहां से यहां तक था, अब यही सागरीय क्षेत्र यहां से यहां तक है। यानी सागरीय क्षेत्र अब बड़े हो गए। ये दूरी कितनी थी? अगर हम कह दें x किलोमीटर थी, तो अब ये दूरी y किलोमीटर हो गई और y इज ग्रेटर देन x। यही बता रहा है सी फ्लोर एक्सपेंशन, यही सागर नितल प्रसरण है। यानी कटक कहाँ बनते हैं? जहाँ सागर की तलियों का, नितल का फैलाव होता है। और यहाँ सामान्यतया ज्वालामुखियों के विस्फोट नहीं होते। धीरे धीरे ये लावा शांति से ऊपर आता रहता है। तो ये लावा या मैग्मा का साइलेंट इरप्शन है, शांत उद्गार है होता है। यहाँ मैग्मा का शांत उद्गार होता है, साइलेंट इरप्शन होता है। ये चलता रहता है और मैग्मा गर्मा गर्म और तरल है, तो सागर में क्या होगा? ठोस होगा। और ये सागर का पानी भरा है, तो ठोस होते हुए मैग्मा में पानी कैद होगा, तो गर्मा गर्म मैग्मा के कांटेक्ट में आया पानी तो भाप बन जाएगा। और कभी कभार इन चट्टानों में जमी हुई भाप
बड़ी तीव्र वेग के साथ विस्फोटित होती है और जैसे लगता है कि कटक पर भी ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। वो वास्तव में लावा के उद्गार ना होकर के लावा की जब कूलिंग प्रोसेस चल रही थी, जब कटक बन रहा था, तो उस दौरान जल के अणु भी लावा अणुओं के साथ बंद हो गए, लेकिन लावा की हीट के कारण वो जल वाष्प में तब्दील हो गए और जल वाष्प अपनी लेटेंट हीट के कारण जब मौका लगता है तो दरार या छिद्र से फूटकर बाहर आती है। तो ये स्थितियां होती है। तो यहाँ पर जो उद्गार होता भी है, जैसे अटलांटिक महासागर में अगर हम कहें तली पर, तो अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर चलती रहती है और कटक का विस्तार होता रहता है, तो वहाँ लावा निकलता रहता है और ये लावा अपने कूलिंग प्रोसेस में अपने अंदर जल वाष्प को भी कैद करता रहता है और यही कैद हुई जल वाष्प तीव्र वेग या विस्फोट के साथ प्रकट होती है। तो दे आर जस्ट लाइक द वाटर स्पाउट्स। वो एक तरीके से जल के गुप्त ऊष्मा के विस्फोट होते हैं, न कि ज्वालामुखी विस्फोट। इसीलिए हमने कहा कि कटक का निर्माण वस्तुतः किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो ये ज्वालामुखियों के शांत उद्गार का परिणाम है। इट इज रिजल्ट ऑफ द मेनली साइलेंट इरप्शन। हमने इन डायग्राम पर आपको कई चीजें क्लियर की है। अब हम लोग इन सब को लिपिबद्ध करें ताकि अगर कोई चीज छूट भी गई है तो हमें क्लियर हो जाए। हम लोग जहां लिख रहे थे वहां आ जाएं। तो दूर हटने से निकले मैग्मा के ठंडे और ठोस होने से जो संरचना बनती है उसी को हम कटक कहते हैं। तो प्रिंसिपली सिद्धांतता कटक हमें कहाँ मिलेंगे? कटक हमें सागर तली पर मिलते हैं। जैसे मध्य अटलांटिक कटक, मध्य हिंद महासागरीय कटक। लिख लें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक कटक। अब हम लोग इसको मैप से देखते हैं और मैप की लोकेशन भी क्लियर होगी। ये इधर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये हो गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। रफ मैप हमने आपको बना दिया। यहां गए तो ये अफ्रीका, यहां पहुंचते हैं ये यूरोप, ब्रिटिश आइलैंड्स, वही ब्रिटेन, इंग्लैंड, यहाँ जाते हैं आइसलैंड, यहाँ ये बड़ा सा ग्रीनलैंड, ये है। तो इन सब पर ये बाउंड्री लाइन है। ये जो प्लेट है अमेरिकन प्लेट्स, चाहे नॉर्थ अमेरिकन हो या साउथ अमेरिकन प्लेट्स, नॉर्थ वेस्ट की ओर खिसकते हैं। दे आर ड्रिफ्टिंग फॉर द नॉर्थ वेस्ट, सो लीविंग द गैप फॉर द अपराइजिंग ऑफ मैग्मा, जिससे मैग्मा के उठने के लिए एक अंतराल बनाते हैं और इसी अंतराल पर ये मैग्मा आया, फैला, ठंडा हुआ
तो जैसी बाउंड्री है वैसा आप मैप पर देख रहे हैं, एक बढ़िया शानदार एस अक्षर की आकृति बनी। दिस इज मिड अटलांटिक रिज। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिज यानी किसी भी कटक, इसी तरीके से इंडियन ओशन में कटक बनेगा और इस कटक को हम लोग मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली आकृतियां, जिसमें डिटेल में हम लोगों ने कोन्स को पढ़ा, क्रेटर पढ़ा, काल्डेरा पढ़ा, हम लोग रिज की बात करते हैं और भी फीचर्स हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग फीचर्स। अगले क्लास में जो शेष बची आकृतियां हैं जो बहिर्जात पर हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। So for today it is enough, and you people can make the revision and can see the questions for practice on the day school of competition. Both type of the questions are given there, multiple choice questions and the mains questions. So best of luck. Thank you.